जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यांग ने उन दोनों ही 12 डिसाइपल्स को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। एंसेस्टर्स यांग के एक अटैक की वजह से वो दोनों ही ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और भी कर पाते, एंसेस्टर्स यांग ने उनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिससे कि प्लेनेट का एक दूसरा हिस्सा ही तबाह हो चुका था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंगशु को देखते हैं, जो कि अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट को रोस्ट कर रही थी। लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसके साथी उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सच कहूँ तो हम लोग इतने बेहतर भूखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में उन लोगों को किंगशु का बनाया हुआ खाना पहले से ही अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ तक कि वो इस बीस्ट को रोस्ट करने के बजाय जला देती थी। लेकिन किंगशु ने कहने लगती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे यहाँ पर अपने एक सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल करना है, जिसे खाने के बाद तुम लोग मेरी तारीफ करोगे। असल में मैंने सीक्रेट रेसिपी को किसी और से नहीं बल्कि एंसेस्टर से ही सीखा है। जब हम लोग साउथ वेस्ट सी के पास थे तब एंसेस्टर जियांग ने ही, जिसकी बातों को सुनने के बाद अब किंगसू के साथ इस बात के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सभी उसके पास आकर उस बारे में जानना चाहते थे। यहाँ पर किंगसू भी काफी खुशी खुशी होकर उन्हें बताती है कि कैसे एंसेस्टर ने अपने सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल करते हुए हम सभी के लिए मीट को रोस्ट किया था, जिसे खाने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे कि हम लोग हेवन में आ चुके हैं। वो मीट सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट था, जिन्हें खाने के बाद हम लोग काफी खुश हो गए थे। अब यहाँ पर उनकी बातों को सुनने के बाद सभी के सभी अपने आप को उस जगह पर इमेजिन कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि उन्हें भी इस तरह का मीट खाने मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर किंगसू की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि मुझे भी अपने मास्टर के हाथों का बनाया हुआ मीट खाना है। जिसके बाद ड्रैगन किंग लिन और कुछ और डिसाइपल एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें मनाने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं कि एंसेस्टर प्लीज हम सभी के लिए भी उस तरह का मीट यहाँ पर बनाइए ना, हम भी उसे चखना चाहते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर उनके बातों को सुनने के बाद काफी इंप्रेस हो जाते हैं। सबसे पहले एंसेस्टर उस जले हुए बीस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पकाता है। फिर एंसेस्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस मीट के ऊपर अपने सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे अब वो मीट धीरे धीरे रोस्ट होने लगा था। साथ ही साथ उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मनमोहक खुशबू भी निकल रहा था, जिसकी वजह से सभी काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो तीनों हुई बीस्ट, ड्रैगन किंग और वो लड़की अब एंसेस्टर के पास रहने की जिद कर रहे थे। जो देखने के बाद ड्रैगन किंग अपने असली रूप में आते हुए कहने लगता है कि मैं ही सिर्फ अपने बॉस के ज्यादा नजदीक रहूंगा, उनके नजदीक मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि मैं इन रॉयल यूनिट में सबसे रेयर क्रिएचर हूँ और बॉस के साथ रहने का हक तो सिर्फ मेरा ही है। जबकि यहाँ पर एंसेस्टर बस उनके बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी उनका नजर मास्टर जू के ऊपर पड़ता है, जो कि उदास थे। ये देखकर एंसेस्टर उनसे पूछता है कि क्या आप अपने डिसाइपल कुये के बारे में सोच रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद मास्टर जू थोड़े उदास हुए कहने लगते हैं कि हाँ, जब एंसेंट टीआरएन के ऊपर अटैक हुआ था तब मैं उन्हें बचा नहीं पाया था, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज भी अपने डिसाइपल कुये को बचा नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा और अपने ऊपर काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ होने से एंसेंट टीआरएन और फ्यूचर वाला टीआरएन दोनों ही कर्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर लूशियन अंकल तो कहने लगता है कि मास्टर जू आपने बिल्कुल गलत कहा कि अभी के टाइम में जो टीआरएन है वो बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, क्योंकि अगर एंसेस्टर ने मुझे नहीं ढूंढा होता और उन्होंने मुझे सही रास्ता ना दिखाया होता तो शायद मैं इतने अच्छे टीआरएन सेट में ज्वाइन ही नहीं हो पाता। लेकिन अब देखते एक एक करके सारे के सारे डिसाइपल मास्टर जू को समझा रहे थे कि कैसे एंसेस्टर जियांग के वजह से ही उन लोगों को एक अच्छा खासा लाइफ मिला, वो लोग टीआरएन सेट में ज्वाइन हो पाए। और अगर एंसेस्टर ने उन्हें अपने साथ ज्वाइन ना किया होता तो शायद आज उन सभी का लाइफ बहुत ही बेकार गुजरता। दोस्तों दरअसल मैं इस कहानी को थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेन पार्ट। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल के जरिए एक लड़की वाइन लेकर आती है मास्टर जू के लिए। वो मास्टर जू को कहने लगती है कि हाँ, टीआरएन सेट को ज्वाइन होने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर एंसेस्टर अपने डिसाइपल की बातों को सुनने के बाद काफी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही लिन भी आ गया तो वे कहने लगता है कि हाँ, हम लोग डेथ से कभी नहीं डरते। लेकिन यहाँ पर लूशियन एक चिकन लेग को लाते हुए कहने लगता है कि और इसके अलावा एंसेस्टर जियांग ने जो मीट को पकाया है वो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन जैसे यहाँ पर लूशियन के हाथ में उस मीट को देखते हैं सभी पागल हो जाते हैं। अब सभी एक एक करके उस मीट के टुकड़े के ऊपर ही टूट पड़े थे। वो सभी मीट को खाने के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाते हैं और कुछ ही देर इसी तरह से टाइम बीतता है। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे सबने एंसेस्टर का पकाया हुआ मीट खा लिया था, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर सो रहे थे। साथ ही हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि लूशियन के हाथों में सो रहा
रहा था। ड्रैगन किंग को खाना काफी ज्यादा मजेदार लगा था, लेकिन ये देखने के बाद लूशियन ड्रैगन किंग को अपने हाथ से गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसके हाथ से नीचे ही नहीं गिरता। लेकिन इसी के दौरान ही लूशियन का नजर अचानक ही एंसेस्टर के ऊपर पड़ता है, जो कि एक झोपड़ी के ऊपर थे। लेकिन तभी इसी के दौरान अचानक ही एंसेस्टर के पीछे एक अजीब तरह का मास्क आ जाता है। उस मास्क के अंदर से एक रेड फॉग बाहर निकलता है, जो कि देखते ही देखते वहां के पूरी जगह को ही अपने समेट के अंदर लेता है। जो देखकर एंसेस्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में रेड फॉग की वजह से उसके सारे ही डिसेबल वहां से गायब हो चुके थे। और यहाँ से कट होकर हमें किलियान और उसके साथी को दिखाते हुए होता है, जो कि एक अजीब तरह के नाव के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहे थे और साथ ही साथ उनके ऊपर कई सारे सोल्स अटैक कर रहे थे। यहाँ पर उन सभी को एहसास हो जाता है कि असल में उनके पावर्स काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जगह है कौन सी। लेकिन तभी लूशियन उन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करते हुए बताता है कि मुझे लगता है कि हम लोग फेंगदू रिवर के अंदर है, जिसे कि एक डेड जोन कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर मास्टर डॉग उन सोल्स और स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये बात सुना है कि लेजेंड कहते हैं कि जो कोई भी फेंगदू रिवर के अंदर एंटर होना चाहता है उसे एक प्याले के सूप पीना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह का किसी भी तरह का सूप नहीं मिला। लेकिन फिलहाल तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, बल्कि वो सोच तो उनके ऊपर कई सारे अटैक पे अटैक करते ही जा रहे थे और ना चाहते हुए भी वो उनके साथ ही फाइट करना पड़ता है। तभी ड्रैगन किंग का नजर अचानक ही एंसेस्टर के ऊपर पड़ता है, जिसे कि देखने के बाद ड्रैगन किंग काफी खुश होकर डायरेक्टली एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो उसे छू ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि एक अजीब और डरावनी जगह के प्लेस के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें अपने सामने एक फेंगदू नाम का ब्रिज दिखाई देता है। साथ ही साथ एंसेस्टर अपने बॉडी के अंदर से कोरा को रिलीज करते हैं। तभी उन्हें आवाज देता हुआ एक ओल्ड लेडी उसे अपने पास बुलाती है। तभी उस ओल्ड लेडी का नजर एंसेस्टर के हाथ में उस मास्क के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी काफी हैरान होकर पूछती है कि आखिरकार ये यिन और यांग वाला मास्क तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? तुम तो मर चुकी हो, तो तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए। इस पर एंसेस्टर उन्हें पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये 12 डिसेबल कौन है? इस बात को सुनने के बाद वो ऑलरेडी बताती है कि यहाँ कुछ लाखों साल पहले यहाँ पर 12 डिसेबल्स आए थे, जिन्होंने कि मुझसे जबरदस्ती इस मास्क को छीन कर इसके अंदर किसी तरह के चेंजेस किए। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी एंसेस्टर को एक सूप देते हुए कहने लगती है कि इस सूप को पीने के बाद तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में जा सकोगे, लेकिन याद रखना कि दोबारा उन 12 डिसेबल्स को किसी भी तरह से ऑफेंड या उन्हें गुस्सा मत दिला देना, नहीं तो तुम बहुत ही बुरी तरह से फंस जाओगे। लेकिन इसी के दौरान ही हम वहाँ पर एक सोल को देखते हैं, जो कि उस सूप को पीने के बजाय डायरेक्टली उस ब्रिज को पार करते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज को नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी इंतजार कर रही है। ये देखने के बाद एक गार्डियन लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सोल उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है, उसके सामने एक बैरियर आ जाता है। उस बैरियर के टकराने की वजह से वो सोल डायरेक्टली वहाँ के पुल के नीचे एक ही नदी में गिर जाता है और उसके गिरते ही अचानक ही वो एक ही झटके में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका सोल खत्म होकर एक हड्डी के कंकर में बदल जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी एंसेस्टर को वो सूप देते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इस सूप को पीना ही होगा, तब जाकर तुम इस डेडली ब्रिज को पार कर पाओगे, क्योंकि उसके दूसरी तरफ का लैंड सोल लैंड है, यानी कि आत्माओं का घर, और तुमसे बिना पिए वहाँ पर जा ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर उनके बातों के ऊपर ज्यादा जवाब नहीं देता। यहाँ पर एंसेस्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के टाइम को एक ही झटके में फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड लेडी भी वहीं पर फ्रीज हो जाती हैं। उसके बाद एंसेस्टर उस सूप को पीने के बजाय वहीं पर फेंक कर सीधे आगे बढ़ने लग जाते हैं। एंसेस्टर के कुछ कदम आगे बढ़ते ही टाइम दोबारा से रिलीज हो जाता है, जिसके बाद उस ओल्ड लेडी को लगता है कि शायद इस बंदे ने उस सूप को पी लिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर से एहसास हो रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ देर पहले बहुत ही अजीब हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि उस फेंगदू नाम के ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के दौरान अचानक उस ब्रिज के अंदर से कई सारे स्पिरिट्स निकल के डायरेक्ट उन्हें अटैक करते हैं और यहाँ से सीन कट होकर हमें दोबारा लियान के साथियों को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर उनके ऊपर लगातार एंडलेस स्पिरिट्स अटैक ही कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि उन्हें किसी भी तरह से अपने मास्टर को ढूंढना होगा। लेकिन अचानक
कि वो लोग एक बड़े से खाई से डायरेक्टली नीचे गिरने लग जाते हैं और साथ ही साथ वो इविल स्पिरिट्स भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हम फैंसी को देखते हैं जो कि उन सभी से बिछड़ कर एक अलग ही जगह के पास आ चुकी थी। चारों तरफ उसे रेड फ्लावर्स ही दिखाई देते हैं। तभी अचानक दूर से ही फैंसी को अपना मास्टर दिखाई देता है। ये देख वो काफी खुश होकर डायरेक्टली एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर उनके आर पार हो जाता है। ये देखने के बाद फैंसी को लगता है कि शायद ये किसी भी तरह का इल्यूजन है, लेकिन अब यहाँ पर फैंसी ये देखकर काफी परेशान थी क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस जगह पर है और उसका मास्टर कहाँ पर है। लेकिन फिर अचानक वो सारे के सारे रेड फ्लावर्स मिलकर अब फैंसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सबसे पहले फैंसी तो उनके अटैक से बचने की काफी कोशिश करती है। इसी बचाने के चक्कर में फैंसी का हाथ थोड़ा सा कट जाता है, जिससे कि फैंसी को ये बात पता चल जाता है कि असल में ये जगह किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं बल्कि चोट जो लगा हुआ एकदम रियल है। लेकिन फिर भी फैंसी समझ नहीं पा रही थी। अभी जो उन्होंने एंसेस्टर को देखा था आखिरकार ये क्या था, लेकिन अब उसके पास सोचने का काफी वक्त नहीं था क्योंकि उसके ऊपर और भी कई सारे रेड फ्लावर्स अपने आप ही अटैक करने लगे थे। ये देखने के बाद फैंसी भी अपनी फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन रेड फ्लावर्स के ऊपर एक जोरदार काउंटर अटैक करती है। यहाँ पर फैंसी उन रेड फ्लावर्स को बहुत ही अच्छे तरह से टक्कर दे रही थी और अपने काउंटर अटैक के मदद से उन सारे ही फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इससे पहले कि फैंसी कुछ देर रुक कर कुछ सोच पाती, अचानक वो देखती है कि यहाँ पर रेड फ्लावर का एक सैलाब आ चुका है, यानी कि एक तरह से समुद्र का सैलाब, लेकिन ये रेड फ्लावर का सैलाब था जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। ये देखने के बाद फैंसी अपने रेड फ्लावर को बाहर निकाल कर एक जोरदार तरीके से अटैक करती है। वो अपने रेड फ्लावर को काफी बड़ा करके उन रेड फ्लावर वाले समुद्र के ऊपर अटैक करती है। लेकिन देखते देखते बहुत ही जल्द यहाँ पर फैंसी के पावर्स भी काफी कमजोर पड़ने लगते हैं। एक ही झटके में उसके पावर्स से खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैंसी अब लाचार होकर उन रेड फ्लावर के समुद्र के अंदर ही गिर जाती हैं और शायद इंजर्ड भी हो जाती हैं। लेकिन इसी के दौरान यहाँ से सीन कट होकर हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि उस ब्रिज के पास ही खड़े हुए थे। लेकिन तभी अचानक उस ब्रिज के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये देखने के बाद वो ओल्ड लेडी काफी घबरा जाती हैं। वो जल्दी से एक दूसरे सूप का कटोरा लेकर अपने मन में कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इस बंदे ने यहाँ के सूप को पिया ही नहीं। फिर वहाँ जल्दी से एंसेस्टर के पास जाकर उसे बताती है कि अगर उस सूप का टेस्ट अच्छा नहीं था तो तुम इसे पी सकती हो, इसका टेस्ट काफी अच्छा है और इसके अलावा इसे पीने के बाद तुम्हारा सोल पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर ने एक ही बात कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए अपने पावर को रिलीज करते हैं। एंसेस्टर वुआंग के पावर को देखने के बाद वो ऑलरेडी तो ये बात काफी अच्छी तरह से जानते थे कि एंसेस्टर सिर्फ प्यूरिफाइंग के ही स्टेज में है। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर के पावर की वजह से वो बैरियर एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि उस ब्रिज के अंदर जो पानी था वो भी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस लेडी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों रिफाइनिंग में होने के बावजूद भी इसका प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। प्लीज अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा।